बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारा आज का MGT 201 का फाइनल टर्म का करंट पेपर। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। तमाम क्वेश्चन के मैंने आंसर भी आपके लिए मेंशन किए ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने में टाइम ज़्यादा ना हो, आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से देख के अपने पेपर की तैयारी भी कर सकें। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, काइंडली स्क्रॉल डाउन करके नीचे चैनल का जो लाल बटन है उसे प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अब मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो सिंपली चलते हैं अपने पेपर की तरफ। जो आज का हमारा पेपर आया था उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आप में से बहुत स्टूडेंट वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सिंपली अपने पेपर को देख लेते हैं हमारे पेपर में क्या आया था। सिंपली आपके जो MCQs थे वो 40 MCQs थे और एज पर स्टूडेंट, जैसे कि स्टूडेंट ने कहा कि उनकी काफ़ी सारे जो MCQs थे वो पास पेपर से लग के आए थे। तो काइंडली एक बार पास पेपर को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपके MCQs जो हैं वो भी अच्छे तरीके से हो जाए। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये है क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा है, कह रहे इकोनॉमिक्स कैटेगराइज मैनेजर्स इनटू 4 टाइप्स, एक्सप्लेन दीज टाइप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। कह रहे इकोनॉमिक्स की जो कैटेगराइज मर्जर्स हैं उनकी 4 टाइप्स हैं, उनको एक्सप्लेन करिए, इनकी सबकी टाइप्स को एक्सप्लेन करिए एग्जाम्पल्स के साथ। तो सिंपली हमने ये सोल्यूशन मेंशन किया है, देख लेते हैं। टोटल 4 हमने टाइप्स मेंशन करनी है। इकोनॉमिक्स कैटेगराइज मर्जर इनटू 4 टाइप्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट एंड कॉन्सेंट्रेट। ये इसकी 4 इसकी टाइप्स हैं जिन्हें हमने नीचे मेंशन किया एग्जांपल के साथ। फर्स्ट वन है हॉरिजॉन्टल मर्जर, इसे हम हाईलाइट कर देते हैं और इसकी आगे यहाँ पर एग्जांपल आ गई। सेकेंड वन है वर्टिकल मर्जर और इसके बाद इसकी यहाँ पर ये इसकी एग्जांपल से भी हाईलाइट कर देते हैं। फिर थर्ड वन है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, से भी हाईलाइट करते हैं और इसकी जो एग्जाम्पल है ये रही यहाँ पर, इसे भी हाईलाइट कर देते हैं। ये तो 3 टाइप्स होगी। फोर्थ हमारी आ गई वो है कंसेंट्रिक मर्जर, इसे भी हाईलाइट करते हैं और एग्जाम्पल ये इसकी यहाँ से मेंशन है, इसे भी हाईलाइट करते हैं। तो ये हमारी आ गई सबसे पहली जो टाइप है वो है हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर जो है वो है हॉरिजॉन्टल मर्जर ऑकर्स व्हेन, ये तब ऑकर है जब 2 कंपनी आर इन द सेम इंडस्ट्री और लाइन ऑफ बिजनेस मर्ज टुगेदर, वो सेम इंडस्ट्री और लाइन में हो और मर्ज हो जाए। दिस टाइप ऑफ मर्जर, इस टाइप का जो मर्जर होता है वो मदद करता है कंपनीज को, कंपटीशन को रिड्यूस करता है, मार्केट शेयर को बढ़ाता है और अचीव करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल को। एग्जाम्पल के तौर पे द मर्जर बिटवीन 2 ऑटोमोबाइल कंपनीज, 2 ऑटोमोबाइल कंपनी के बीच में जो मर्जर होता है, डेमलर और बेंज एंड क्रिस्लर, और द मर्जर बिटवीन 2 टेक्नोलॉजी कंपनी लाइक डेल एंड इमेसी। जैसे डेमलर और बेंज के दरमियान जो मर्जर होता है या तो फिर डेल और इमेसी के दरमियान 2 अगर टेक्नोलॉजी आपस में मर्ज हो जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। सेकेंड जो हमारा है टाइप है वो है वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर में क्या है, वर्टिकल मर्जर जो है वो आकर करती है 2 कंपनीज को डिफरेंट स्टेजेस पे सप्लाई चेंज करती है, प्रोडक्शन प्रोसेस मर्ज कर देती है टुगेदर। एग्जांपल के तौर पे अ कार मैन्युफैक्चरर माइट इमर्ज विद अ कंपनी, तो कार मैन्युफैक्चरर है वो मर्ज करता है कंपनी के साथ, प्रोड्यूस करता है कार पार्ट्स को। दिस टाइप ऑफ मर्जर, इस तरह का जो मर्जर होता है वो हेल्प करता है कॉस्ट को रिड्यूस करने में, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है डिफरेंट स्टेजेस के दरमियान और प्रोडक्शन प्रोसेस के दरमियान। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट विद एग्जांपल्स। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है वो है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर में ये होता है ऑकर्स करता है 2 कंपनी के दरमियान कि अनरिलेटेड जो इंडस्ट्री होती हैं, जो इनका लाइन ऑफ बिजनेस जो होता है मर्ज टुगेदर होती हैं। इस टाइप ऑफ मर्जर को कहते हैं ड्राइवन बाय डाइवर्सिफिकेशन, और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज एंड कैन हेल्प कंपनीज को मदद करता है रिस्क को रिड्यूस करने में और एक्सपेंड करता है डिफरेंट मार्केट्स के अंदर।
एग्जाम्पल के तौर पे द मर्जर बिटवीन वॉल्ट डिज्नी कंपनी एंड ABC और द मर्जर बिटवीन ब्राइटशायर हाथवे एंड जिको। जो है मर्जर जिस तरह वॉल्ट डिज्नी कंपनी और ABC के दरमियान, इस तरह मर्जर होगा बर्कशायर और हाथवे और जिको के दरमियान। उसमें हमारा जो 4 पॉइंट है वो है कंसेंट्रिक मर्जर। मतलब कंसेंट्रिक मर्जर में क्या होता है, ऑफर्स होता है दो कंपनी के दरमियान जो रिलेट करती हैं इंडस्ट्रीज लाइन के साथ, बिजनेस मर्ज टुगेदर, जो आपस में अपने बिजनेस को मर्ज करती हैं। दिस टाइप ऑफ मर्जर को सिमिलरी तौर पे हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं। बट जब कंपनी जो होती हैं वो डायरेक्ट कंपीटर्स के साथ, इंस्टेड दे में हैव कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स और सर्विस, कि उनके पास कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट और सर्विस हों। एग्जाम्पल के तौर पे द मर्जर बिटवीन गूगल और मोटोरोला, जैसे गूगल और मोटोरोला का मर्जर हो जाए, या तो फिर प्रोक्टर एंड गैम्बल या प्रोटेक्टर जो होता है, या गैम्बल या जिलेट जो ब्लेड है उसके दरमियान। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया उसमें क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू इक्विटी फाइनेंसिंग। एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है रेजिंग कैपिटल थ्रू इक्विटी फाइनेंसिंग के थ्रू। अब उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं। एडवांटेज में सबसे पहले इसका जो एडवांटेज ये है कि इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। पहला है नो ऑब्लिगेशन टू रीपे, सेकेंड है एक्सेस टू एक्सपर्टाइज, थर्ड है पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स, फोर्थ है इम्प्रूव क्रेडिट वर्थनेस, उसके बाद फिर डिसएडवांटेज। तो इसको देख लेते हैं एडवांटेजेस को। एडवांटेज जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नो ऑब्लिगेशन टू रीपे। Unlike debt financing, equity financing does not require the company to repay the investment. Investors are willing to invest in the company in exchange for ownership in the business. Second point is access to expertise. Equity investors often have experience and knowledge in the industry which can help the company in making strategic decisions and growing the business. Third point is potential for high returns. If the company is successful, investors can receive a return on their investment in the form of dividends or by selling their shares for a higher price than they paid. Fourth point is improve creditworthiness. A company with a strong equity base is often considered more creditworthy and may have easier access to debt financing in the future. ये तो हो गया एडवांटेजेस। अब बढ़ते हैं हम लोग डिसएडवांटेजेस की तरफ। जो हमारा डिसएडवांटेजेस हैं, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है डिल्यूशन ऑफ ऑनरशिप, सेकंड है लॉस ऑफ प्रॉफिट्स, थर्ड है हाई कॉस्ट, फोर्थ आ गया इसका टाइम कंज्यूमिंग। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है डिल्यूशन ऑफ ऑनरशिप। डिसएडवांटेज का, सेलिंग इक्विटी शेयर्स टू इन्वेस्टर्स मीन्स दैट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज diluted among more people which can lead to loss of control over the company. Second is loss of profits. When the company pays dividends to shareholders, it reduces the profits available to reinvest in the business. Number third is high costs. The cost of equity financing can be high due to the need to pay dividends and higher potential returns. Fourth is time consuming. Raising capital through equity financing involves a lengthy process of preparing a pitching to potential investors, which can be time consuming and take away from other business operations. तो ये हमारे आ गया डिसएडवांटेजेस। ये हो गया हमारे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सपोज दैट यू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 40% X, 20% Y, 40% Z. व्हाट इज द बेटा ऑफ द पोर्टफोलियो। बीटा निकालना हमने पोर्टफोलियो का। सिंपली अपना सोल्यूशन देखते हैं। बीटा पोर्टफोलियो लगाने के लिए हमारा होगा वेट ऑफ X मल्टीप्लाई करेंगे बीटा ऑफ X से, weight of Y multiplied by beta of Y, weight of Z multiplied by beta of Z. In this case, the portfolio consists of 40% X, 20% Y, 40% Z
Let's assume that the numbers betas of asset x, y, z and z are 1.2, 0.8 and 1.4 respectively. Plugging these numbers into the formula above we get. जो मैं फार्मूला लगाया उसमें थोड़ा हम पुट करेंगे बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालने के लिए 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1.2 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 1.4। इन सबको मल्टीप्लाई करके आज हमारा आंसर आया 0.4 और उसके बाद फिर हम सब तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट आंसर आया वो आया 1.20। जो देयरफॉर जो बेटा ऑफ पोर्टफोलियो जो निकल के आया आंसर वो है 1.20। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहे हैं व्हाट आर द रियल मार्केटर्स इफेक्ट्स ऑफ लेवरेज ऑन WASC। अब आंसर उन्होंने मेंशन किया कि लेवरेज रेफर्स टू द यूज ऑफ बोरो मनी टू इन्वेस्ट इन एसेट with the expectation of earning a higher return than the cost of borrowing. Leverage can have a significant impact on the weighted average cost of capital WACC, which is a measure of the cost of capital for a company. ये हो गया हमारे यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो मुझे पता है बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ, जल्दी रीड कर रहा हूँ ताकि आपको रीड कर लूँ ताकि आपको समझ आ जाए और आपकी वीडियो का जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी ना हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं, इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि डिस्क्राइब करें और कैलकुलेट करें स्टॉक बीटा को। स्टॉक बीटा को कैलकुलेट करना है। टू कैलकुलेट द बीटा ऑफ अ स्टॉक वी नीड टू कंपेयर इट रिटर्न्स टू द रिटर्न्स ऑफ द ओवरऑल मार्केट। हियर आर द स्टेप्स टू कैलकुलेट द बीटा ऑफ स्टॉक। हमने आप स्टेप्स बताने हैं कैलकुलेट करने जो डेटा ऑफ स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए यूज होंगे। फर्स्ट वन है कलेक्ट हिस्टोरिकल डेटा, सेकेंड वन है कैलकुलेट रिटर्न्स, थर्ड वन है कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न्स, फोर्थ है कैलकुलेट द कोवेरिएंस, फिफ्थ वन है कैलकुलेट द वेरिएंस। तो फर्स्ट वन है वो कहे कलेक्ट हिस्टोरिकल डेटा, गैदर हिस्टोरिकल डेटा ऑन द स्टॉक रिटर्न्स and the returns of the overall market. This data should cover a period of at least 2 years. Second है calculate returns, calculate the returns for the stock and the market for each period in the historical data. Calculate return जो है वो स्टॉक और मार्केट का जो पीरियड है उसको हिस्टोरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। कैलकुलेट ऑफ द एवरेज रिटर्न्स, कैलकुलेट करते हैं एवरेज रिटर्न को स्टॉक और मार्केट से हिस्टोरिकल पीरियड के थ्रू। कैलकुलेट द कोवेरिएंस, कैलकुलेट करते हैं कोवेरिएंस को बिटवीन स्टॉक और मार्केट के दरमियान। दिस मेजर्स, ये जो मेजर होता है वो स्टॉक रिटर्न मूव करता है, रिलेशन करता है मार्केट रिटर्न के साथ। कैलकुलेट द वेरिएंस, कैलकुलेट करता है वेरिएंस को मार्केट के रिटर्न्स के साथ। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट करें बीटा डिवाइड, ये 6 पॉइंट है हमारा, कैलकुलेट द बीटा। उसके लिए हमें क्या करना है, डिवाइड द कवेरिएंस बिटवीन द स्टॉक, हमें डिवाइड करना है कवेरिएंस को स्टॉक के और मार्केट के दरमियान। मार्केट रिटर्न जो आएगा दिस गिव्स यू द बीटा ऑफ द स्टॉक, ये हमें डेटा ऑफ स्टॉक देगा। उसका जो फॉर्मूला है वो ये है बीटा निकालने का, बीटा इज इक्वल टू कवेरिएंस स्टॉक रिटर्न्स एंड मार्केट रिटर्न्स डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा राइट डाउन 4 मेन वीकनेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर मैथमेटिकल मॉडल। हमें 4 मेन वीकनेस बतानी है कैपिटल स्ट्रक्चर और मैथमेटिकल मॉडल की। जो फर्स्ट वन है द कैपिटल स्ट्रक्चर मैथमेटिकल मॉडल आल्सो नोन एज मोडिग्लियानी मिलर थ्योरम is a theoretical framework for analyzing the impact of capital structure on a firm's value. However, this model has several limitations and weaknesses which include. तो यहाँ हमने कैपिटल स्ट्रक्चर मैथमेटिकल मॉडल के बारे में बताया है। हमने कहा उसके बहुत सारी वीकनेस हैं जिसमें 4 हमने मेंशन करनी है, वो नीचे हैं। फर्स्ट वन जो है वो है अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स। सेकेंड वन है नो कंसिडरेशन ऑफ बैंक्रप्सी कॉस्ट। तो थर्ड वन है इग्नोर्स एजेंसी कॉस्ट। और फोर्थ वन है जो लास्ट है वो है एज्यूम्स अ सिंगल डिस्काउंट रेट। तो फर्स्ट हम अपना रीड आउट करते हैं। फर्स्ट वन है एजम्पशंस ऑफ परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स। द मॉडल एज्यूम्स दैट द कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट, विच मीन्स जो मॉडल एज्यूम करता है कैपिटल मार्केट को वो परफेक्ट होती है, जिसका मतलब ये है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, टैक्सेस और इंफॉर्मेशन जो है एसिमिलेट की। हाउएवर जो रियल वर्ल्ड है कैपिटल मार्केट्स हैं वो परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होती।
इसकी जो इम्परफेक्शन होती है वो अफेक्ट करती है फर्म को कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन और उसकी वैल्यू को। सेकेंड वन है नो कंसिडरेशन ऑफ बैंक्रप्सी कॉस्ट। द मॉडल जो है वो कंसिडर नहीं करता कॉस्ट एसोसिएटेड को बैंक्रप्सी के साथ, सच एज लीगल जो फीस होती है उसको, लॉस को, रेपुटेशन को, लिक्विडेशन कॉस्ट को। रियलिटी में क्या होता है कि इन रियलिटी दीज कॉस्ट कैन बी सिग्निफिकेंट एंड दे में अफेक्ट अ फर्म्स ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। थर्ड वन है जो है इग्नोर्स एजेंसी कॉस्ट, इग्नोर्स करता है एजेंसी कॉस्ट को। द मॉडल जो होता है वो इग्नोर करता है एजेंसी कॉस्ट को, उसकी जो कॉस्ट करती है वो इंकेयर करती है मैनेजर्स को, और उसकी जो ओन इंटरेस्ट होता है इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के साथ। दीज कॉस्ट कैन अराइज ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, ये कॉस्ट अराइज करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट करती हैं शेयर होल्डर्स और बेन होल्डर्स के दरमियान, एंड दे में अफेक्ट अ फर्म्स ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, और ये अफेक्ट करती हैं फर्म्स के ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को। फोर्थ पॉइंट है वो है एज्यूम्स अ सिंगल डिस्काउंट रेट। द मॉडल assume that the discount rate for a firm's cash flow is the same regardless of its capital structure. However, in reality, the cost of debt and cost of equity are different and they may vary depending on a firm's capital structure. Therefore, a single discount rate may not be appropriate for valuing firms with different capital structures. तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और आपके लिए दुआ है काइंडली अल्लाह ताला आपको सबको आपके तमाम एग्जाम्स में आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं तमाम में कामयाबी अता फरमाए और तमाम सब्जेक्ट में आपको अच्छे नंबर से पास करें। काइंडली कमेंट में आमीन लिख दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।